गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। अब उनको थोड़ा सा और एक्सटेंड हमने करना है डाइलेक्ट्रिक्स को ही। तो पहले हमने क्या पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपको कुछ ऐसी जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स बना के दिखाई थी। उनमें क्या होता है कि एक के ऊपर प्लस चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में हम रख देते हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इस तरह की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उनके बीच में हम प्लेस कर देते हैं। यही हमने किया था। उसके बाद और क्या बताया था कि इसकी जो डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा मान लेते हैं। इक्वल एंड अपोजिट डेंसिटी इसकी हो जाएगी माइनस सिग्मा। यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कितनी मानी जाएगी सिग्मा पी। सिग्मा पी को क्या नाम दिया था इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्या थी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि प्लेट्स की थी। और सिग्मा पी किसकी है जो इंड्यूस हुई है, पोलराइजेशन के कारण इंड्यूस हो गई है। ठीक है, तो ये जो कुछ चीजें थी जो हमारा डायग्राम था वो कुछ ऐसा था। क्लियर हो गया। अब और फॉर्मूले क्या क्या पढ़े थे हमने पढ़ा था कि जो हमने अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना जाएगा ई नोट। ई नोट हमने उसको मान लिया, और जो इसके अंदर डेवलप हो गया उसको क्या नाम रख दिया था ई पी। क्लियर है। और जो नेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की बचेगी सपोज ई बचेगी, जिसको हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते थे, वो कितनी मान लिया हमने ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, जो इसके अंदर नेट बचेगी। तो ये कुछ चीजें पड़ी थी। और इसके अलावा ई नोट जो है उसको हम मान लेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। इसको हमने डिराइव किया फॉर्मूले को। ई पी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल मानी जाएगी सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नोट के इक्वल। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने स्टडी की हैं। इसके अलावा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी पढ़ा था। के इज इक्वल टू जो है वो ई नोट बाय ई, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने यहाँ पर स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में। इनको इसलिए दोबारा से रिवाइज करवाया जा रहा है क्योंकि आज जो हमने कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं वहां पर भी इनका यूज होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा इनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जो लास्ट हमने किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो था वो k इज इक्वल टू हमारे पास आया था k इज इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा p। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को डिवाइड किया है सिग्मा से छोटे टर्म से। सिग्मा को डिवाइड कर दिया सिग्मा से छोटे टर्म, क्योंकि सिग्मा में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है, तो इसलिए k जो है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या रहेगा 1 से बड़ा ही आएगा। कि हर केस में 1 से बड़ा ही आएगा किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो उसके बाद आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सिग्मा एंड सिग्मा पी। सिग्मा पी क्या है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, ये हमारे पास है ऑलरेडी। तो इसमें जो है ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है सिग्मा और सिग्मा पी में लेके आना है। हमारे पास इक्वेशन नहीं की है, तो इसमें जितनी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो वो कर दीजिए। E किसके इक्वल आएगा E इज इक्वल टू ई नोट। ई नोट की वैल्यू कितनी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तो ये तो हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट माइनस ई पी को क्या लिख सकते हैं सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नोट। ये दोनों वैल्यूज अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिग्मा और सिग्मा पी में आ गया। तो जितनी चीजों को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं उनको करेंगे। जो इंडेफिनिट चीजें हमें लग रही है उनको हम यहाँ से हटा देंगे, और जो कुछ कांस्टेंट है वो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है किसी मटेरियल के लिए। तो यहाँ से क्या किया जाएगा देखो k यहाँ पर लगाया जा सकता है। k की वैल्यू क्या होती है k इज इक्वल टू ई नोट बाय ई। अगर मैं यहाँ से e को रिप्लेस कर दूं k के साथ तो वो वैल्यू यहाँ पर काम आ सकती है। तो इसको मैं इस तरह से यूज कर लूंगा e इज इक्वल टू ई नोट बाय k। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। कितना हो जाएगा ये ई नोट बाय k इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा p बाय एप्सिलॉन नोट। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ई नोट की वैल्यू तो हमें पता ही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तो क्यों ना यही यूज की जाए यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा ई नोट की जगह आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू k इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा p बाय एप्सिलॉन नोट। क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करो सिग्मा वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, ये दोनों है सिग्मा p वाली अलग कर देते हैं। सिग्मा p को उठा के ले आए यहाँ पे और इस टर्म को ले गए वहां पे, ये माइनस का है इधर आके हो जाएगा प्लस का।
तो ये हो गया सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, उधर जाके माइनस का माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नोट कॉमन हो सकता है, हो सकता है। तो ये हो गया सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा को मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा और डिवाइड में के। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट यहाँ पर हो गया कैंसिल, तो सिग्मा पी की जो वैल्यू है कितनी रह जाती है, सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के। तो ये जो है रिलेशन, अब यहाँ पर सिर्फ एक अलग चीज है और वो क्या है, वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो हर डाइलेक्ट्रिक के लिए अपना एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है जो किस किस के बीच में है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इन दोनों के बीच में आपने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। इस चैप्टर में आपको ऐसे बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे रिलेशन मिलने वाले हैं, तो आपने सबको अलग अलग तरीके से अपने दिमाग में, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। जैसे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके लिए जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा कम रहेगी, किससे, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा से, वो हमेशा कम रहेगी। अब इसमें एक स्पेशल केस और डाल देते हैं कि जैसे ये स्लैब डाइलेक्ट्रिक की ना हो करके कंडक्टर की हो, यानी कि कंडक्टिंग स्लैब हमने इसके अंदर डाल दी है। तो कंडक्टिंग स्लैब है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई, तो इस केस में आपको क्या पता चलेगा कि जो ई है वो किसके इक्वल हो गया, ईपी के इक्वल हो गया, ई नोट। जो ई नोट है वो किसके इक्वल हो जाता है, ईपी के। और यहाँ देखो अब आप इन दोनों से ई नोट और ईपी इक्वल हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नोट, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा पी। तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, यानी कि जो पोलराइज होके हमारे पास चार्ज आया है उसकी जो डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इन प्लेट्स की है उनके इक्वल ही आता है। ठीक है, तो एक तो रिलेशन हमारे पास ये बन जाता है। उसके बाद दूसरे जो हमने जो क्वांटिटी पढ़नी है वो है पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, इसके बारे में हमने पढ़ना है। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, देखो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है कि कितना, अब यहाँ पर अगर वैसे हम देखें तो मैं इसको पूरा बना देता हूँ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चार्जेस हैं और इनके बीच में डिस्टेंस है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, मीन्स इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। ठीक है, तो उसको अब यहाँ पर अगर हम रिलेट कर दें तो एक नई क्वांटिटी बना देंगे और वो हो जाएगी पोलराइजेशन वेक्टर। ये क्या होता है, इट इज द डाइपोल मोमेंट डेवलप, डाइपोल मोमेंट डेवलप या इंड्यूस्ड, क्योंकि इंड्यूस होके चार्ज आया है हमारे पास, इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज, ये कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर। तो यहीं से ही इसको सोल्व कर लेते हैं। सपोज इसके एक यूनिट, एक मॉलिक्यूल का मान लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है उसको मैंने पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, और एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स आर देयर इन वन यूनिट और वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल। तो एक यूनिट वॉल्यूम में n है हमारे पास मॉलिक्यूल, तो टोटल जो पोलराइजेशन वेक्टर बनेगा, इसको मैं कैपिटल P से दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, डाइपोल मोमेंट को हमेशा स्मॉल p से दिखाना है और पोलराइजेशन वेक्टर होगा वो कैपिटल P से। हालांकि ये ज्यादा आपके काम आएगा, ये तो सिर्फ एक ही टॉपिक है। तो कैपिटल P से मैंने इसको दिखा दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास NP के इक्वल। तो ये हो गया पोलराइजेशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये ऊपर इनके एरो लग जाएगा, n तो कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू NP के इक्वल आ जाएगा यहाँ से ही। उसके बाद हमने एक और रिलेशन फाइंड आउट करना है यहाँ पे, किस किस के बीच में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, P हमारे पास एक नई क्वांटिटी आई है और सिग्मा P जो है, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी डेंसिटी है, और पोलराइजेशन क्या है, जो
डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट किसके कारण इंड्यूस हुआ है, जो यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ है, और चार्ज की डेंसिटी क्या है सिग्मा पे। तो दोनों मिलते जुलते टर्म है, इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उस रिलेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P एंड सिग्मा P। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने लिख दिया D, यहाँ से यहाँ तक का दोनों जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं इनके बीच में डिस्टेंस हो गया D। इस जो है शीट हमारे पास, इसका जो एरिया है वो कितना मान लिया A, क्योंकि वॉल्यूम की बात पड़ेगी, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आपको एरिया और जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए, तो उससे तो वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम अगर हमने फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम कितना आएगा A इंटू डी, एरिया इंटू डेप्थ, ये हमने लगा दिया इसके साथ फॉर्मूला, वॉल्यूम बन जाएगा। एरिया आपको पता है, डेप्थ और पता चल गई, तो पूरी का वॉल्यूम बन गया AD। ठीक है, उसके बाद अब टोटल का जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो निकाल देते हैं। डाइपोल, उसके लिए हमें क्या, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज आइदर ऑफ द चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज यहाँ पर मान लेते हैं कितना है, क्यू पी, और यहाँ पर कितना है क्यू पी, इक्वल एंड अपोजिट है, बस यहाँ पर कैसा है चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर कैसा है नेगेटिव। पी से इसको इसलिए दिखाया क्योंकि ये पोलराइज होके हमें मिला है, पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर इंड्यूस हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट अगर निकाला जाए, डाइपोल मोमेंट जिसको हम स्मॉल p से भी लिख देते हैं, कितना आएगा डाइपोल मोमेंट, आइदर ऑफ द चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले लिया, कितना हुआ क्यू पी इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में स्मॉल d। तो ये आ गया डाइपोल मोमेंट और वॉल्यूम। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, p, पोलराइजेशन वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो पोलराइजेशन वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है। तो टोटल जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है डिवाइड बाय जो टोटल वॉल्यूम है, तो ये हो गया ए डी। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है डी से डी कैंसिल होगा, तो पी किसके इक्वल बच जाएगा, पी इज इक्वल टू क्यू पी बाई ए। क्यू पी बाई ए क्या है, क्यू पी बाई ए को क्या लिखो, क्यू पी क्या है चार्ज इंड्यूस्ड, ए क्या है डिवाइड बाय एरिया, चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा पे क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, सिग्मा पे भी तो यही चीज है, सिग्मा पे क्या है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी डेंसिटी की हमने बात करनी है। तो सिग्मा पी भी तो यही हुआ ना, क्यू पी बाई ए, सिग्मा पी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करके देखो तो सिग्मा पी बाई ए ही आएगी, चार्ज इंड्यूस्ड डिवाइड बाय एरिया। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, P इज इक्वल टू सिग्मा P के ही इक्वल आ जाता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन हमारे पास मिल गया कि जो पोलराइजेशन वेक्टर रहेगा वो किसके इक्वल आएगा, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के ही इक्वल, वहां से वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक नई टर्म हमने पढ़नी है, वो होती है ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड पोलराइजेशन वेक्टर। तो ससेप्टिबिलिटी देखो क्या होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इसलिए लगा दिया यहाँ पे, देखो जो भी चीज कहीं अलग हो सकती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक हम ये जरूर लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी भी दो तरह की होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है जो आपने थर्ड यूनिट में पढ़ना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, तो जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है उसकी मैंने आगे लगा दिया इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से आपको कहाँ से और कैसे फाइंड आउट करना है, देखो ये भी एक तरह का कॉन्स्टेंट होता है, और कॉन्स्टेंट को कैसे आप डिफाइन करोगे इसको, कि जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर है यहाँ पे वो अगर देखें कि किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो सेम जैसे हमने डाइपोल मोमेंट भी किया था उसी तरह से आएगा ये भी, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट कितना इंड्यूस्ड हुआ वही तो है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितना इंड्यूस हुआ किन चीजों पे डिपेंड करेगा, परमिटिविटी क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये चीजों पे डिपेंड करता है, यही भी करता है ना। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट रहेगा उसको हम लिखेंगे कर्ल।
जो ये एक्स जैसा आपको साइन लग रहा है, ये एक्स नहीं है, ये काई होता है। काई के साथ हमने ई लगा दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, तो एक कांस्टेंट है, ये लगा दिया। उसके साथ क्या लग गया, एप्सिलॉन नॉट ई। एप्सिलॉन नॉट ई हमने यहाँ पर और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू पाई ई एप्सिलॉन नॉट ई। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अगर इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, तो काई ई इज इक्वल टू पी बाई एप्सिलॉन नॉट ई। ये होगी काई ई की वैल्यू। इनकी यूनिट और इनकी यूनिट सेम होती है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसको लिखेंगे नो यूनिट एंड नो डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों ही इसके नहीं होते। तो P इज इक्वल टू काई ई एप्सिलॉन नॉट ई, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद इसका जो काई ई जो है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है किसी डाइलेक्ट्रिक के लिए। और एक और इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो अब हमें क्या करना है, जो इसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी फाइंड आउट करी है हमने, और जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में भी हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ K एंड काई ई, इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो इनके लिए हमें पता है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है, जो मेन इक्वेशन हमारे पास है यहाँ से, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। तो इनकी वैल्यूज पुट करने से पहले मैं दोबारा से आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू है ई नोट की, वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ई नोट यहाँ से फाइंड आउट कर लो, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ई नोट इज इक्वल टू ई प्लस ई पी के इक्वल आएगा, ठीक है, ई प्लस ई पी। तो अब आप जैसे आपको पता ही है कि के और काई ई में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ना तो यहाँ पे के है ना इस इक्वेशन में हमारे पास काई है, दोनों को ही हमने कहीं ना कहीं से पुट करना है। तो सोचो कहाँ से कोई वैल्यू पुट हो सकती है, तो आप अपने आप रिलेशन तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं करवा दे रहा हूँ, आपने इसकी कोई भी प्रैक्टिस करनी है। तो ई जो है उसको मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, क्योंकि इन सभी की तो वैल्यूज हमारे पास होती है, सिग्मा में या सिग्मा पी में या। तो के की वैल्यू क्या होती है, ई नोट बाय ई। के की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है ई नोट बाय ई, तो उसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको यूज करने से पहले इनकी जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। और इसमें भी छोड़ो, अभी इसको हम ऐसे करते हैं, ई नोट इज इक्वल टू ई प्लस ई पी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप में करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एकदम से सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। तो सिग्मा पी किसके इक्वल होता है, सिग्मा पी तो किसके इक्वल है, पी के इक्वल, पोलराइजेशन वेक्टर के इक्वल है। और पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल है, काई ई एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहाँ से काई ई हमें मिल सकता है, एक क्वांटिटी मिल जाएगी, दूसरे को हम और कहीं से पुट करके देखेंगे कहाँ से लेके आ सकते हैं उसको। तो सिग्मा पी की जगह मैंने लिख दिया पी और पी की जगह लिख दिया ये, ठीक है। तो इकट्ठी ही वैल्यूज जो है वो पुट हो गई है, ई प्लस सिग्मा पी की जगह आ गया ये, क्योंकि सिग्मा पी भी पी के ही इक्वल है। तो ये काई ई, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो गया कैंसिल। तो ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस काई ई ई, ये आ जाएगा। यहाँ से आप ई को कॉमन ले सकते हो, तो ई को हमने ले लिया कॉमन। ई नॉट इज इक्वल टू ई 1 प्लस काई ई, ई यहाँ पर आ गया डिवाइड में, ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई, ठीक है। अब ई नॉट बाई ई किसके इक्वल होता है, ई नॉट बाई ई आपको पता है के इक्वल होता है, ठीक है, जिसके हमने स्टार्टिंग में बात करी है। तो ई नॉट बाई ई को मैंने क्या लिख दिया, के। तो के इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई। तो ये आपको मिलेगा रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये दोनों रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ये सारा कर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर ये रिलेशन जो है वो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपने इतने ही करने हैं। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस ही स्टार्ट करना है, क्योंकि कंडक्टर जो है
वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर सकता है बजाय कि किसी डाइलेक्ट्रिक की, आपको पता ही है। तो एक इसका जो टॉपिक है वो और रह जाता है हमारा, छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होगी, किसी डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होती है, कितना स्ट्रोंग वो होता है। तो जैसे आपको पता है कि नॉन पोलर आपने पढ़े थे, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेम जगह पे ही होगा, कोई पोल नहीं है इनका, नॉन पोलर है। अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इसमें जो स्ट्रेचिंग है वो उतनी ज़्यादा आ जाएगी, यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ये आपको इस तरह का भी दिखेगा, ठीक है। और ज़्यादा कर दिया तो ये आपको हो सकता है ऐसा भी दिखेगा, ठीक है। और ज़्यादा कर दिया तो ये दोनों बीच में से टूट के नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने टूटने से पहले जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जब तक ये टूटे ना, तब तक जो मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, दैट विल बी द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक के टॉपिक थे ये आपने सारे यहाँ तक कर लेने हैं। उसके बाद हम कैपेसिटर के जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे।